Good morning, class. Okay. So yesterday we saw about the relationship of the product. है ना? Relationship of product में have seen about the relationship of product where we saw man का relationship with another man. ना? और another man के साथ वो कैसे relationship show करता है ownership और नॉन ओनरशिप का, यानी कि हैप्स और हैप्स नॉट का, और उसी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर आपका फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी फोर्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेगा कि फोर्स ऑफ प्रोडक्ट जो किस तरह से आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट को मिला के किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मेन विथ थिंग ऑफ प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट लेट्स सी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखो। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ थिंग, रिलेशन ऑफ मैन विथ थिंग, सामान के साथ। और जब उसका रिलेशनशिप सामान के साथ होता है तो वो मैन के साथ कैसे करता है और थिंग के साथ वो क्या करता है, वो चीज हमको देखना है। ओके, जब वो अपना रिलेशनशिप थिंग के साथ रखता है तो इसमें विथ मैन मैन जो अपना रिलेशनशिप को कैसे करता है, वो उसको कैटेगराइज कर देता है ना। वो उसको क्या करता है, डिफरेंशियल वर्क कर देता है, डिफरेंशियल वर्क करता है। और ये डिफरेंशियल वर्क का नेचर क्या होता है, एक्सप्लॉइटिव। एक्सप्लॉइटिव मतलब एक्सप्लॉइट करता है आदमी को, एक्सप्लॉइट होता है इसका नेचर। और उसके बाद थिंग को वो क्या कर देता है, सामान जिसके साथ एक्चुअल रिलेशनशिप वो बनाता है, थिंग को वो कर देता है मॉडिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ थिंग्स का मतलब है वो नया टूल्स है ना, इक्विपमेंट्स है ना, टेक्नोलॉजी, ये सब वो इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि यूज ऑफ न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उसको वो स्टार्ट करने लग जाता है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप यानी कि दोनों मैन एज वेल एज थिंग को जब वो चेंज करता है, यही रिलेशनशिप को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। इसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता है। एंड कार्ल मार्क्स बिलीव कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही एक्चुअली फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। Okay, इसी को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ही कार्ल मैक्स क्या बोलता है, दिस इज इक्वल टू योर मोड ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज इक्वल टू योर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कुछ नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग टू अनदर थिंग ऑफ ए एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू जो क्या हो सकता है, आदमी का सर्विस भी हो सकता है ना। आदमी खुद भी, जैसे आपका लेबर लुक को देखो, स्लेब लुक को देखो, स्लेब भी तो सर्विस दे सकता है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी तो सर्विस दे सकता है ना। दैट इज व्हाट ही सेड कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर थिंग is exchanged into valuable object। उसको ये बोलता है, जहाँ में वो बिलीव करता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ नहीं है बल्कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग इनटू अनदर थिंग ऑफ ए एक्सचेंज वैल्यू, उसी को वो मानता है। और वो बोलता है हिस्ट्री प्रूफ है कि मैन का कंट्रोल ओवर द नेचर वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में होता है, और हमेशा डोमिनेशन एंड सब ऑर्डिनेट का रिलेशनशिप में रहता है। समझ गया। सो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या वो देखता है, वो बोलता है मैन और अपना सामान, अपना थिंग के साथ रिलेशनशिप को देखता है, जिसमें मैन खुद अपना ही मैन को डिफरेंशियल वर्क दे के एक्सप्लॉइट करता है, और थिंग को वो मॉडिफाइड करता है बेस्ड ऑन ईयर रिक्वायरमेंट, उसको क्या चाहिए उसके बेस में वो रिक्वायर्ड करके वो चेंज करता है।
जैसे उसको हंटिंग के लिए टूल चाहिए था, इसलिए वो क्या किया है, सबसे पहले एक तो स्टोन को यूज़ करता है। बाद में वो स्टोन को स्मूथ करके वो उसको चिसल बना देता है। उसके बाद जब उसको लगता है कि चिसल नहीं चाहिए, वो बो एंड एरो यूज़ करने लग जाता है। उसको नहीं चाहिए बोलने से वो दाव, मछीते ये सब बनाने लग जाता है। बाद में उसको जब लगता है कि हम मशीन बना सकता है, कुछ और ईज़ी सामान बना सकता है, तब वो डिफरेंट-डिफरेंट कटिंग इंस्ट्रूमेंट वो बनाने लग गया। यानी कि अपना नीड के, यानी कि एवरी टूल्स आप देखिएगा, वो हमेशा एक से दूसरा टूल बनाना मीन्स दूसरा एक्सचेंज वैल्यू में बनाना। दैट इज़ व्हाट दे सेड, कि सेम एक्सचेंज वैल्यू में बना देना, ठीक है? और उसी को वो बोलता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे जानता है। एंड ही बिलीव कि ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें ये बताता है कि सिंस टाइम मैन एंड नेचर हमेशा एक दूसरा का कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, जहाँ में मैन जो डोमिनेट किया है एंड नेचर यानी कि थिंग हमेशा सबऑर्डिनेट में रहा है। ठीक है? सो इससे आप ये समझ में आओ कि मैन हमेशा डोमिनेट किया है, एंड जो थिंग होता है, थिंग यानी कि वो नेचर को भी साथ में ले रहा है, वो हमेशा सबऑर्डिनेट होता है। ओके? देन कम्स कार्ल मैक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके? देन लेट्स सी मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको बैक स्लाइड जाके एक ब्लैंक स्पेस में लिखिएगा ना, आप लोग घर जाके इसको देख लो, ठीक है? So next let's see mode of production. Okay, let's see mode of production. So according to Karl Marx, he said a relationship of production. Okay, he said relationship of production and force of production. Okay, relationship of production and force of production, they both are always closely linked. ये दोनों हमेशा closely linked है, okay? इतना closely linked, और उसके साथ साथ दे बोथ govern each other, है ना? And sometimes they interplay with each other, ठीक है? He said रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों एक दूसरा से इतना ही क्लोजली लिंक है, वो दोनों एक दूसरा से गवर्न करता है, एंड दे कैन इंटरप्ले विद ईच अदर, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंटरप्ले होता है, एंड यही इंटरप्ले गिव राइज टू, ठीक है, यही इंटरप्ले दी गिव राइज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी को वो पैदा करता है, ठीक है? और ये जब पर्टिकुलर टाइप यानी कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरा से इंटरप्ले करके पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी को जब पैदा करता है, इसी को कार्ल मैक्स बुलाता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसी को कार्ल मैक्स बोलता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है? सोशल फॉर्मेशन। ओके, में आया है? सो ही सेड ये जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि रिलेशन ऑफ मैन विथ मैन एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ थिंग, यही एक्चुअली डिसाइड करता है, दे आर कंसिडर्ड एज मोड ऑफ प्रोडक्शन जो सोसाइटी को फॉर्म करता है। सोसाइटी बेसिकली आदमी का आदमी रिलेशनशिप आदमी का थिंग के साथ होने के वजह से उस हिसाब से रिलेशनशिप स्ट्रेटिफाई होता है वो। ना समझा है? तो इसको और डिटेल में अभी हम लोग समझेगा कैसे, ओके?
सोशल फॉर्मेशन। ही सेड सोशल फॉर्मेशन का मतलब है योर मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मोड ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे आता है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स, रिलेशनशिप एंड योर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों मिलके सोशल फॉर्मेशन करने देता है बोले। और सोशल फॉर्मेशन से ना दो चीज निकलता है बोले। एक होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स निकलता है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर निकलेगा एक से, है कि नहीं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर निकलेगा। और दूसरा से सोशल सुपर स्ट्रक्चर निकलता है बोला। वी विल स्टडी दिस वन नाउ। सोशल सुपर स्ट्रक्चर निकलता है। ही सेड सोशल सुपर स्ट्रक्चर निकलता है। और इसको अभी हम लोग कैसे क्लासीफाई करें? ही सेड कि ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सोशल सुपर स्ट्रक्चर को हमेशा ये करता है, चेंज कराता है बोला, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और फिर सोशल सुपर स्ट्रक्चर ये खुद फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये फिर चेंज करता है, मतलब दे आर इन साइक्लिक मोशन बोल होगा। तो उसको हम अभी कैसे लिखेगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या करता है? आपका सुपर सोशल स्ट्रक्चर उसको पैदा करता है। सुपर सोशल स्ट्रक्चर लाइक योर रिलीजन, लॉ, फैमिली, योर वैल्यूज, ठीक है, योर मॉरल्स होगा। उसके बाद योर एथिक्स, ये सब को सुपर स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है वो। और फिर यही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा इकोनॉमी को वो हैम्पर करता है, मतलब इकोनॉमी को फिर वो चेंज करते हैं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल आपको बताएगा, अभी आप समझेगा। जैसे सपोज मान लो रोल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट और फोर्स ऑफ प्रोडक्ट, इसको कोई तो आदमी होगा जो सबसे ज्यादा इसको होल्ड करेगा, है ना? सब एक साथ में बराबर इसका मालिक नहीं बन सकता है। कोई तो ऐसा होगा जो इसका मालिक होगा। सपोज वो मान लो वो मालिक हो गया आपका कैपिटलिस्ट, समझ गया ना? कैपिटलिस्ट बहुत फ्यू इन नंबर होता है जो आदमी को एज वेल एज थिंग को वो कंट्रोल करता है ना? तो कैपिटलिस्ट जब इसको कंट्रोल करता है तो ऑटोमेटिकली सोशल इंफॉर्मेशन में क्लास का स्ट्रेटिफिकेशन निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? वो बोलता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के वजह से सोशल स्ट्रक्चर निकलता है। नाउ ये सोशल स्ट्रक्चर का जो ईच स्ट्रक्चर का जो बिलीव्स होता है, पॉलिटिकल बिलीफ, सोशल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, वो किसका साथ में अलाइन करता है? वो हमेशा सोशलिस्ट का फायदा के हिसाब से ही बनाता है। तो इनडायरेक्टली ये स्ट्रक्चर चेंज होने से ये दोबारा फिर इकोनॉमी को चेंज कराता है वो। तो उसी को वो बोलता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सोशल फॉर्मेशन। समझ गया? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का ओके एग्जांपल, जैसे हम जो एग्जांपल देगा, आई होप कि वो एग्जांपल आप लोग हम जो अभी आप लोग को एग्जांपल देगा उसको जनरली आप आंसर क्यू में नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मत लिखो, लेकिन एग्जांपल के लिए वो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रिलायंस को देख लो। रिलायंस जो कंपनी है उसको देख लो। शुरुआत में आप क्या मालूम था? आप मालूम था कि रिलायंस कंपनी लोग टेलीफोनिक कंपनी है ना? यही मालूम हुआ है, रिलायंस मतलब फ़ोन है ना? रिलायंस में जो जियो फ़ोन है वो फ्री में मिलता है ना? तो टेलीकॉम में वो लोग कैसे स्टार्ट करता है वो लोग का, यानी कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम बोल रहे हैं। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो पहले दो चीज़ करता है। वो लोग पहले मार्केट को स्टडी करता है, दैट मीन्स पीपल, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि पीपल कितना मतलब हैंडसेट यूज़ करता है। सो इसलिए वो लोग को मालूम था सैमसंग और नोकिया से कंपटीशन करने के लिए वो लोग क्या करता है, ईजीएस्ट जो सैमसंग और नोकिया में जो फीचर्स है वही फीचर वाला फ़ोन, यानी कि वीवो और क्या था, ओप्पो, ऐसे वाला फ़ोन बनाता है। ठीक है, वो फ़ोन को वो लोग सिंपलेस्ट आदमी तक कैसे पहुंचाता है, वो लोग देखते हैं कि कौन सा आदमी इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को लेके वो लोग उससे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मार्केट में जब वो फ़ोन आता है, वो फ़ोन में बेसिक फीचर सब कुछ है जो आपको सैमसंग में चाहिए। सैमसंग बहुत महंगा है, और जो आपको नोकिया में चाहिए। इसलिए वो लोग क्या करता है, मार्केट स्टडी कर लिया, दे यूज़ दैट फ़ोन। तो वो फ़ोन का फर्स्ट प्राइस क्या से स्टार्ट होता है? 9000 से। 9000 में सब फीचर आपको मिलेगा। दैट मीन्स वो लोग आदमी को समझ गया, दे आर डिफरेंशिएटिंग पीपल। उसके बाद वो लोग क्या करता है, उसके साथ ना जियो का सिम फ्री था। और वो जियो का सिम जो 3 महीना, एक एक रिचार्ज करो 3 महीना फ्री, जहाँ में नेट अनलिमिटेड, ऐसे था शुरुआत में। आप लोग याद है? सब आदमी उसको खरीदने लग गया था। याद है ना? जियो का सिम सिर्फ जियो का फ़ोन में होता है, ऐसे टाइप का स्टार्ट किया गया था।
जिसके वजह से पीपल उसको परचेस करना और 3 महीना बिना रिचार्ज किए फ्री डाटा यूज़ करना, मज़ा नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट दे डिड, सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ द टूल्स, थिंग्स, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द पीपल। जब ऐसे करने लगे, आपको पता है बहुत सा टेलीकॉम कंपनी लोग डूबा है, जैसे वोडाफोन और आइडिया, है ना? वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, वो लोग बहुत डूब के, वो लोग क्या हुआ है, वो लोग सब मर्ज किया गया एक दूसरे के साथ। जब वो पकड़ गया कि पीपल उसका नंबर को यूज़ करने लग गया और उसका हैंडसेट, मोबाइल लोग बिक्री होने लग गया, तब वो लोग क्या किया, एवरी मंथ रिचार्ज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने लगा, जैसे आपका एयरटेल लोग करता था। यानी कि वो लोग एक्सप्लॉइटिव नेचर हो गया। उसके बाद व्हाट दे डिड, वो लोग जो उससे प्रॉफिट मिला है उसको ऐसे नहीं रखा है। वो लोग उसको फिर स्ट्रैटिफिकेशन के लिए क्या किया वो लोग? उससे फिर वो लोग कपड़ा का कंपनी खोला है, जैसे रिलायंस ट्रेंड। कपड़ा खोलने के बाद वो लोग विशाल के जैसे सामान-वामान बिक्री करने लगे, किचन आइटम, स्मार्ट बाज़ार उसको खोला है। यानी कि एक्सपांशन, ठीक है? यानी कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो लोग चेंज करते जा रहे हैं और वो लोग जैसे चेंज करेगा, सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसे चेंज होगा। हम लोग का यहाँ में ज़्यादातर कोई भी रिच नहीं होगा, सब और भी पुअर होते जाएगा एक्सेप्ट फॉर दोज़ कैपिटलिस्ट। सो फोर्स ऑफ जो है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो बेसिकली ये बताता है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसी से हम लोग का सोशल स्ट्रक्चर बनता है और इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज होगा वो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और स्ट्रक्चर चेंज होने से वो फिर दोबारा इकोनॉमी को चेंज करेगा। ये तो ये उसका एग्जांपल है। श्योर। वाह। नेक्स्ट, ही बिलीव कि यानी कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है, वो आदमी जो आपका सोसाइटी का क्या-क्या चीज़ को कंट्रोल करेगा? वो आपका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा, वो आपका इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, वो आपका सोशियो को कंट्रोल करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट वो आपका रिलीजन को कंट्रोल करेगा। जब वो ये सब कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स वो ओवरऑल सब कुछ को कंट्रोल करेगा, होगा। एंड कार्ल मैक्स ही बिलीव कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है यानी कि सोशल फॉर्मेशन है, सोशल फॉर्मेशन इज नथिंग बट मटेरियलिस्टिक, सब कुछ पैसा पे बात करता है और वो बिलीव किया है कि वो मटेरियलिस्टिक है हम लोग सब। क्या? नाउ ये हो गया। आप लोग का जो स्लाइड है वहां में हम एक चीज दिखाएगा, उसको सब कंफ्यूज होगा आप लोग। उसको कंफ्यूज मत हो, तो हम आपको थोड़ा बताएगा वो क्या। ये वो स्ट्रक्चर है जो अभी हम बताएं। ये दे से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वो बेसिकली आपका सोशल सुपरस्टेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉर्म करता है। फिर इसका फंक्शन खुद इकोनॉमी को फिर रखता है, यानी कि ये जो फ्लो चार्ट है उसको आप पढ़ना है एग्जाम के लिए, आप बना सकते हैं इसको। ओके, दिस वन, इसको आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कार्ल मैक्स फ्रॉम द जॉर्ज रिचर के साइड से, तो यहाँ में दे यूज वन कंट्रोवर्सी स्टोरी। तो ये स्टोरी है आपका जो बैट का स्टोरी, चिड़िया और चमगादड़ का जो स्टोरी है, सॉरी चमगादड़ का जो स्टोरी है, जिसमें चमगादड़ जो ऐसे बोलता है कि जब उसको एनिमल्स खाने आता है, वो एनिमल्स को बोलता है कि अपना चिड़िया है, सॉरी अपना एनिमल से बोलता है ना, और जब चिड़िया उसको खाने के लिए आता है तो चिड़िया को बोलता है कि अपना चिड़िया है। याद है समथिंग दैट स्टोरी? अरे तुम लोग बिल्कुल स्टोरी नहीं पढ़ते। ओके, एक बार जो ना चिड़िया और जो माउस होता है वो लोग का जंग छिड़ जाता है। तो वो जंग में ऐसे होता है कि जब भी चिड़िया लोग आपका माउस को मारने आता है, तो चमगादड़ बोलता है चिड़िया को कि हम भी चिड़िया है, ठीक है? तो उसके बाद जब चूहा लोग चिड़िया को मारने आता है, तब चमगादड़ फिर बोलता है कि हम भी एनिमल्स है, क्योंकि हमको मामल्स बोलता है, हम भी एनिमल्स है, ऐसे बोलता है। तो इसलिए उसको चूहा लोग भी नहीं मारता है। लेकिन बाद में जब चिड़िया और जो आपका जो माउस है वो लोग सुलह हो जाता है, तब वो लोग मालूम होता है कि ये बेट जो ना घर का है ना घाट का है। समझ गया? दैट इज द स्टोरी।
तो ये स्टोरी को ना पॉजिटिव पॉइंट में देखो, आप लोग पढ़ते समय में आप लोग सोचेगा ये क्यों डाला है? सो यहाँ में ये स्टोरी को इसलिए डाला है बिकॉज़ दे बिलीव मैक्स का जो इंटरप्रिटेशन है और ये इसको डालने वाला अल्फ्रेडो पारेटो है। सो मैक्स का जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन लोग ज़्यादातर हमेशा एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में उसका इंटरप्रिटेशन देखने को समझ में आया है? सोसाइटी का हर फैक्टर में, मतलब हर फैक्टर में उसको दिखाई देता है और हम भी समझ में नहीं आता कि इसको ये एक्सट्रैक्ट को यहाँ क्यों यूज़ किया है। लेकिन दे हिस्टोरियंस लोग यूज़ करता है मैक्स का जो स्टोरी एवरी सेक्टर में, जहाँ में बैठ जो हर एक सेक्टर में खुद को सबका आदमी है बोल के घुसा सकता है, मैक्स का स्टोरी भी ऐसे होता है। मैक्स का थ्योरी भी हर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, रिलीजन बोलो उसमें भी मैक्स है ना? अलाइनमेंट, सुसाइड बोलो उसमें भी मैक्स है, ठीक है? क्लास स्ट्रगल बोलो उसमें भी है, सोसाइटी का फॉर्मेशन उसमें भी है, मटेरियलिस्टिक एवरी कंसेप्ट और प्रेजेंट डे यानी कि रेलेवेंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो है मैक्स ऑलरेडी डिसाइड किया था, वो सब कुछ है। इसीलिए हम लोग ये थ्योरी को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ना समझा है? ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट और एक है। हुँ, डेथ हो गया। नहीं है। हाँ? हाँ, वो बेट हो गया। मतलब उसका टीचिंग हर एक जगह में घुसता है, दैट मीन्स वो बेट का जैसे सब जगह में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट जो है वो ये, आ गया एक तो कंट्रोवर्सी वाला और एक औरत दिया था। ओके, वन मोर आपको बता देगा। हैना एरिहंट। ये हैना एरियन जो है, शी सेड कि कार्ल मैक्स का स्टडी को आजकल हम लोग टुडे का सोसाइटी पढ़ने के लिए हम लोग उसका सोसाइटी को मतलब उसका फिलोसॉफी को दोबारा याद नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग उसका फिलोसॉफी को रॉन्ग सोचता है। उसका फिलोसॉफी कोर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट्स होता है कि हम लोग उसको ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्यू में देखते हैं एंड दैट इज ट्रू। ये आप समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट एनीथिंग, साइंस का कोई भी फिलोसॉफी पढ़ो, ऑलरेडी हम लोग डार्विन को नहीं पढ़ते, फिर भी हम लोग मालूम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बायोलॉजी में ये कंसेप्ट ऑलरेडी सेट है जिसको हम लोग दोबारा पढ़ने का जरूरी नहीं है, बट वी नो। वैसे जैसे फिलोसॉफी और जो क्लासेस होता है सोशियोलॉजी का क्लासेस में कार्ल मैक्स का जो व्यूज होता है वो सिंस टाइम से है, वो एक्सेप्टेड है और इसलिए उसको हम लोग याद नहीं करता, नॉट बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन, इट इज बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द ट्रूथ कि वो हर जगह में रेलेवेंस है। समझ गया? नाउ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसका रेलेवेंस क्या होता है? तब प्रेजेंट टाइम वर्ड्स, और इसका रेलेवेंस को देने वाला है आपका जॉर्ज रिट्जर। सो जॉर्ज रिजर जो है वो बेसिकली मैकडोनलाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन को वो बोलते हैं। मैकडोनलाइजेशन का जो कोर वैल्यू है वो भी मैक्स से आता है। मैक्स ऐसे बोला है कि ना ये जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट स्पेशली फास्ट फूड को लेके, फास्ट फूड लोग अभी हम लोग का दुनिया में इतना रैपिडली वो डेवलप हो रहा है, ट्रेडिशनल फूड चेन को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। हो रहा है कि नहीं ये फास्ट फूड सिस्टम, उसमें हम लोग इतना उस फास्ट फूड सिस्टम में घुस गया है कि ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को अभी हम लोग देखता ही नहीं। समझ में आए? सो ये मैकडोनलाइजेशन जो है बेसिकली ये फास्ट फूड के बारे में है और इसको देने वाला आपका जॉर्ज रिजर है और इसका कोर कहाँ से आता है? कोर आता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कार्ल मैक्स कैपिटलिस्ट थ्योरी। ओके, इसको याद करो। हाँ? उसके अलावा अभी प्रेजेंट डे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत बढ़ गया है ना? इनइक्वालिटी हर जगह में आपको दिखाई देगा। ठीक है? उसके बाद एलिनेशन सबको देखने को मिल रहा है एवरीवेयर ना? एलिनेशन में एक नया टर्म कल आया है, आपको पता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है? न्यू टर्म
रहा है? ऐसा टर्म एपीसेस पूछता है, क्योंकि एपीसेस लास्ट टाइम ना ब्लैक कॉट सिंड्रोम बहुत पूछा है। ब्लैक कॉट सिंड्रोम इसको पूछा गया था। ऐसे वर्ड मीनिंग एक-एक पूछते हैं वो लोग। तो ब्लैक कॉट सिंड्रोम तो आप मालूम है, जब आप किसी एडवोकेट का सामने में नर्वस होता है, दैट्स व्हाट। और ब्लैक कॉट सिंड्रोम का कहानी कहाँ से लेता है? व्हाइट कॉट सिंड्रोम से आता है। ओके, तो निहिलिस पेंगुइन ये भी नया टर्म है, और ये टर्म को ना हर एक न्यूज़पेपर में छाप रहा है। तो इसीलिए ऐसे टर्म को आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। ये टर्म का मतलब क्या है? ये न्यू डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ मतलब एलिनेशन। ऐसे वर्ड यूज करो अपना एग्जाम में, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ओके, सो निहिलिस पेंगुइन का मतलब है, ये नया मेटाफोर है। यू विल यूज मेटाफोर, मेटाफोर फॉर मेंटल हेल्थ। हेल्थ स्पेलिंग हो गया, हम मेंटल हेल्थ का है, यानी कि एलिनेशन में आप ये वर्ड यूज कर सकता है। यू कैन यूज कि एलिनेशन जो अभी आदमी को एक निहिलिस पेंगुइन बना दिया है। हाँ, नंबर, हाँ, इस ऐसे वर्ड यूज करने के लिए पर करो, तब वो उसको मालूम चलेगा कि आप जो सोशियोलॉजी पुराना बुक से नहीं, करेंट बुक से आप पढ़ रहा है, योर कंसेप्ट अबाउट सोशियोलॉजी हैज चेंज। डन। उसके बाद दूसरा चीज, क्लास स्ट्रगल। ये सब अभी भी प्रेजेंट वर्ल्ड में स्टिल गोइंग ऑन, और इसका कोर सब्जेक्ट कहाँ से आता है? कोर अंडरस्टैंडिंग, ऑल फ्रॉम कार्ल मैक्स। इतना समझा है? श्योर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझा है आप लोग? सॉरी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना? एक बार गो थ्रू करो घर में, और पीपीटी में ना इसका बहुत सुंदर से एक्सप्लेनेशन लिख के रख दिया, एक बार गो थ्रू करो। ओके, होगा। नेक्स्ट लेट्स सी कमोडिटीज। कमोडिटीज को देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज दे विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक, हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक के बारे में। और हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक से ही डायनामिक व्यू ऑफ द सोसाइटी निकलता है। उसमें से एक पॉइंट है कैपिटलिज्म, तब जाके हम लोग कैपिटलिज्म को पढ़ता है। समझ गया? सो नेक्स्ट टॉपिक इज कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? कमोडिटीज क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग बताओ। ऑनलाइन वाला लोग इतना चुपचाप है, बताओ कमोडिटीज क्या होता है? एनीवन? ये ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, व्हाट इज कमोडिटीज? गुड्स, वेरी गुड तेची। ओके, कमोडिटीज का मतलब है कुछ भी थिंग ऑफ वैल्यूएबल एक्सचेंज गुड्स, है ना, उसमें वैल्यू होता है। ओके, उसी को हम कमोडिटीज बोलते हैं। तो कमोडिटीज कैसे आता है उसको हम पहले थोड़ा सा देखेगा। शुरुआत में पीपल क्या करता था? मैन। मैन क्या करता था? मैन जो सामान बनाता था, मैन जो थिंग बनाता था। थिंग क्या के लिए? सेल्फ यूज के लिए, है ना। मैन जो शुरुआत में कैसे करता था? वो सामान बनाता था और खुद के लिए यानी कि सेल्फ यूज के लिए, इन ऑर्डर टू सेल्फ यूज, दैट मीन्स टू सर्वाइव। ये मैन का टारगेट था। मैन सामान बनाता था, और सामान को किस लिए बनाता था? खुद का यूज के लिए, जिससे वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद मैन क्या हुआ है? समय के साथ मैन क्या किया है? फिर से थिंग को वो फॉर सेल्फ, अदर्स एंड सेल्फ, ये दोनों के लिए वो बनाने लग गया। अदर्स एंड सेल्फ के लिए जब वो बनाया है, तब वो क्या होता है? स्लोली स्लोली इसमें वैल्यू निकलने लग जाता है। जब वैल्यू निकलता है उसको हम कमोडिटीज बोलने लग जाते हैं। समझ गया? उसके बाद मैन क्या होता है? फिर से मैन जो फिर से थिंग्स बनाता है, लेकिन इस बार मैन जो सेल्फ से ज्यादा अपना ग्रीड के लिए बनाता है ना। यानी कि मैन जो क्या करता है? अदर, सेल्फ एंड ग्रीड के लिए वो बनाने लग जाता है। तो अपना जब ग्रीड के लिए वो बनाने लग जाता है, तब क्या होता है? ये कमोडिटीज लोग क्या होता है? दे आर एक्सचेंज। कमोडिटीज लोग एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर अदर ऑब्जेक्ट या मनी।
अदर ऑब्जेक्ट या मनी के लिए हो जाता है ना। दैट मीन्स क्या हो जाता है इसमें, कंसेप्ट ऑफ मेटीरियलिस्टिक इस्टेब्लिश हो जाता है, मेटीरियलिस्टिक फाउंडेशन हो जाता है। होता है कि नहीं, है ना। तो वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर अदर ऑब्जेक्ट एंड मनी के वजह से, ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट या तो वो पैसा के लिए करेगा, तो इसके वजह से मेटीरियलिस्टिक फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये मेटीरियलिस्टिक फाउंडेशन होने के बाद क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ फोर्स एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों में, ये दोनों का रिलेशनशिप निकलने लग जाता है। okay? और ये दोनों का रिलेशनशिप से क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर निकलता है एंड सोशल सुपर स्ट्रक्चर निकल जाता है। ठीक है, समझ गया। नाउ ये दोनों यानी कि दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सोसाइटी। और यहां में अभी हम जितना लिखा है, इसको इन थ्योरी वी कॉल इट एज हिस्टोरिकल मेटीरियलिस्टिक। हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म क्या, हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म दो चीज देखता है हिस्ट्री का। पहला, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम सोसाइटी कैसे निकला देखता है, और हम देखता है कि ये सोसाइटी ट्रू हिस्ट्री क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज ऑफ मटेरियल। उसी को हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं। समझ गए। स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका फैमिली होगा, रिलीजन होगा, सोसाइटी होगा, मॉरल एथिक्स, है ना, सब कुछ जो एक सोसाइटी को शो करता है ना, सब कुछ स्ट्रक्चर्स। हो गया। नेक्स्ट लेट्स सी हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक क्या है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये जो हिस्टोरिकल डायलेक्ट्स ऑफ द हेगल से निकलता है। हेगल क्या बोला है, हेगल बोला है सोसाइटी जो बेसिकली डायलेक्ट से निकलता है, यानी कि कॉन्शियसनेस से। लेकिन मैक्स जो क्या बोलता है, वो हेगल का ही स्टूडेंट है, और हेगल का फिलोसॉफी को वो भी फॉलो किया था। लेकिन बाद में वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करके ही सेड नो, सोसाइटी जो कभी भी कॉन्शियसनेस से नहीं निकलता है, वो नीड ऑफ द मटेरियल से निकलता है। ठंडा लग गया, आपको कपड़ा चाहिए, इसलिए आप बुनने स्टार्ट करता है ना। और आपको चप्पल चाहिए पहनने के लिए, तब से आप स्लीपर शू ये सब बनाने स्टार्ट होता है। सो वो बोलता है मेटीरियलिस्टिक ही एक कोर कंसेप्ट है, जिससे वजह से आपका सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हाट कार्ल मैक्स बिलीव। ठीक है। सो हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल का मतलब होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल यहाँ में ही सेड, हिस्टोरिकल में ये हिस्ट्री का इवोल्यूशन को वो देखता है। ठीक है, यहाँ में ही सीज हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद मेटीरियलिस्टिक का मतलब होता है मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म का मतलब होता है ही एम्फसाइज ऑन, he emphasized on that material as the core of evolution, evolution of social structures.
सोशल स्ट्राटा। ओके, यानी कि ही बिलीव कि जो मटेरियल है, यानी कि ये बिलीव को हम रियलिस्टिक व्यू बोलते हैं। रियलिस्टिक व्यूज, वो कभी भी आइडल नहीं था। वो यही सोचा है मटेरियल जरूरी है, मटेरियल ही सोसाइटी को बनाया है। और उसमें वो क्या देता है, व्यूज लाइक रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट, फोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यही मिलके आपका मोड ऑफ प्रोडक्ट्स के है, और यही जाके आपका सोशल फॉर्मेशन गया है। सो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज वो बोलता है कंप्लीटली मटेरियल ही रेस्पॉन्सिबल है सोसाइटी को फॉर्म कर। नाउ दिस थ्योरी में दो कंसेप्ट है, दिस टू कंसेप्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये जो थ्योरी है मटेरियलिस्टिक, सॉरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें दो कंसेप्ट रिलेटेड है। एंड वो दोनों कंसेप्ट को वो क्या बोलता है, सिस्टम व्यू, सिस्टम व्यू, और दूसरा को वो बोलता है डायनामिक व्यू। सिस्टम व्यू को वो बोलता है, सिस्टम व्यू मतलब मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सिस्टम व्यू को ही कंसिडर्ड इट एज मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, जहां में सोसाइटी कंप्लीटली रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से सोसाइटी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसी से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सिंपल यही चीज जो हम अभी लिखा है उसी को वो रिपीट करता है। यानी कि सिस्टमेटिक व्यू में वो मटेरियल को कोर मानता है जिसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन निकला है। ठीक है, और ये स्ट्रेटिफिकेशन फिर मटेरियल को इन्फ्लुएंस करके और भी स्ट्रेटिफिकेशन चेंज होते जाता है। वो समझ गया? अभी कैसे चेंज होता है उसको हम लोग फिर डायनेमिक व्यू में देखेंगे। सोसाइटी कैसे चेंज हुए, ट्राइबल से एंशियन, एंशियन से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट, उससे कम्युनिज्म कैसे निकला है उसको हम लोग देखेंगे। समझ गया? ही सेड यही फैक्टर है, ये फैक्टर है, यानी कि मेटेरियलिस्टिक जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन करता है, उससे सोशल फॉर्मेशन होता है। सोशल फॉर्मेशन फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को, इकोनॉमिक फिर इसको इफेक्ट करता है। ये कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए सोसाइटी चेंज होता है। इतना समझा है? सो मेटेरियलिस्टिक के अंदर में आप दोबारा इसी को लिखेगा फिर, ये वाला को। okay? समझ गया? उसके बाद लेट्स सी डायनामिक व्यू। डायनामिक व्यू, so dynamic view basically it provides you an insight of evolution of the society. Okay, ये dynamic view basically it provides insight, insight of evolution, insight of evolution of society. And he believe कि society कैसे evolve होता है, society में, okay, और ये ऐसे बिलीव करता है सोसाइटी में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को वो कंसिडर करता है एज द हिस्टोरिकल, historical and fundamental, fundamental act of society, the act of history. Okay, so dynamic view में he provides an insight of evolutionary evolution of the society, जिसमें वो मानता है जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को फर्स्ट हिस्टोरिकल एंड फंडामेंटल एक्ट ऑफ हिस्ट्री मानता है। और वो जो क्या करता है, फोर कंसेप्चुअल सोसाइटीज के बारे में बताया, यानी कि फोर स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के बारे में बताता है। तो इसको हमेशा आप ऐसे लिखेगा, मैक्सिमम बुक में ऐसे लिखा जाता है कि
जो कार्ल मैक्स है वो सोसाइटी को 6 क्लास में डिवाइड करता है। दैट इज ट्रू। ठीक है, 6 क्लास में वो डिवाइड करता है, लेकिन उसका डिवीजन का क्राइटेरिया होता है। वो कैसे डिवाइड करता है? 4 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी इन पास्ट, ये मेंशन करेगा, एंड 2 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी इन फ्यूचर, ये मेंशन करेगा आप लोग। कभी भी आप 6 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी आप नहीं लिखेगा। समझ गया? श्योर? कभी भी आप 6 सोसाइटी नहीं लिखेगा। हमेशा जब आप आंसर लिखेगा, रिमेंबर, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी याद करो, यू विल ऑलवेज राइट 4 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी ऑफ द पास्ट एंड 2 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी ऑफ फ्यूचर। ठीक है? नाउ 4 stages of the society in the past. Who are they? These are first your primitive, primitive communism mode of production society. First one. Second is your ancient mode of production society. Third is your feudalism mode of production. Fourth is your capitalism mode of production होगा। और फ्यूचर का कौन है? फ्यूचर का है आपका सोशियोलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा कौन है? कम्युनिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन। Okay. Always remember when you are writing about the evolution of the society from Karl Marx view, उसमें आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को आप मेंशन करते हुए आप 6 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी के बारे में बताएगा, जिसमें यू विल क्लासीफाई कि 4 जो पास्ट है एंड 2 जो फ्यूचर, उसको हमेशा मेंशन करेगा। आप सीधा 4 6 क्लासेस 5 क्लासेस आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये 4 क्लासेस यानी कि जो पास का है उसको हम लोग देखेगा। वो बोलता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने से वो कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन का सोसाइटी बना। समझ में आया है? ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन वो इकोनॉमी को चेंज करता है, और इकोनॉमिक चेंज होने से वो सोसाइटी को चेंज करता है। फिर सोसाइटी चेंज होने से इकोनॉमी को वो कैसे चेंज करता है उसको फिर देखेगा, यानी कि 2 सर कंटिन्यूअस साइकिल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर ये वाला प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं, थोड़ा समझने के लिए सिर्फ देखिएगा, होगा। सी हम इसको ऐसे बना रहे हैं, हाँ, छोटा बना रहे हैं, देखने को मिले, मतलब दिखाई नहीं देने से बोलिएगा। डू यू नो व्हाई आई ड्रॉ दिस? कि ना मैक्स का व्यू में ना ये एक चीज है जो क्रिटिक्स हो जाता है मैक्स का। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का क्रिटिक्स यही है, क्योंकि मैक्स बोलता है कि ना सोसाइटी जो लास्ट में कम्युनिस्ट हो जाएगा, और कम्युनिस्ट लास्ट स्टेज ऑफ द सोसाइटी है, उसके बाद सोसाइटी जो फिर से क्लासलेस सोसाइटी हो जाए। मतलब जब वो ये दोनों का व्यू बोलता है मीन्स वो आइडियलिस्टिक हो जाता है, और यही उसका सबसे बड़ा क्रिटिक्स होता है। इसीलिए हम ये पिक्चर बनाए, क्योंकि मैक्स भी ऐसे मानता है। मैक्स बोलता है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म और लास्ट का जो कम्युनिज्म बराबर हो जाएगा, और उसके बाद सोसाइटी दोबारा कोई क्लास नहीं होगा, सोसाइटी फिनिश हो जाएगा। लेकिन देयर आर नंबर्स ऑफ क्रिटिक जो बोलता है नहीं, सोसाइटी कभी फिनिश नहीं होगा, बल्कि न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फिर निकल जाएगा।
ठीक है, जिसमें वो डेमोक्रेटिक को डालता है। और वो सही है, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक है, इन टर्म्स हम लोग डेमोक्रेटिक है, हम वी आर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट है अभी हम, तुम है ना। और कोई कोई लोग चाइना लोग जैसे कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है, सॉरी कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट है, ठीक है। और रशिया जो क्या बोलता है, दे आर सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट। हाँ, कंप्लीट नहीं है, नो वन इज कंप्लीट, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट तो रहता ही है। समझ गया, इसीलिए हम ये डायग्राम को बनाए, क्योंकि मैक्स का कोर वैल्यू यही है, ही सेस ऐसे चेंज होके साइक्लिक होते रहेगा। सोसाइटी एक समय के बाद यहाँ पहुंच के दोबारा क्लासलेस हो जाएगा। दैट इज द बेसिक क्रिटिक पॉइंट्स ऑफ कार्ल मैक्स का मेटीरियलिस्टिक सॉरी हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म। डन। सो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है ना। डिटेल में एग्जाम के लिए आपको शायद नहीं जरूरी होगा, फिर भी इसको सपोज इफ दे आस्क यू, है ना, अगर सपोज दे आस्क यू गिव द व्यू ऑफ कार्ल मैक्स का व्यू ऑन सोसाइटी, या तो कार्ल मैक्स का व्यू ऑन रिलीजन, ना, तब आपको लिखना होगा। ओके, सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव क्या हो सकता है? एंशियंट, है ना, समथिंग दैट इज एंशियंट। तो इसमें क्या होता है प्रिमिटिव में? नीड ऑफ मैन, कार्ल मैक्स सेड इसमें नीड ऑफ मैन जो क्या होता है, बेसिक होता है, बहुत जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी उतना। और दूसरा फूड एबंडन होता है, यहाँ फूड एबंडन होता है। थर्ड, फूड कहाँ होता है? फूड जो फूड इन नेचर होता है, नेचर में अवेलेबल होता है, एबंडन और नेचर में होता है। और इसमें वो बोलता है एलिमेंट्री टूल्स होता है, एलिमेंट्री टूल्स जो सिर्फ आपको फूड के लिए जरूरी है, जैसे कि हो गया आपका स्टोन, बो एंड एरो, ऐसे टाइप का एलिमेंट्री टूल्स। यानी कि बेसिकली ही इज सेइंग द कैरेक्टर ऑफ ए ट्राइबल सोसाइटी, जो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ में ह्यूमन का नेचर कैसे हो जाता है? ही बिलीव नेचर टू बी सर्वाइवलिज्म, ही बिलीव नेचर टू बी सर्वाइवलिज्म, सिर्फ सर्वाइव करना है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ में एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ में थिंग जो क्या होता है, थिंग जो सबके लिए क्या होता है, कम्युनियल होता है, मतलब कम्युनिटी के लिए होता है। जो सामान होता है वो कम्युनिटी का है, किसी का कोई पर्सनल नहीं, ये कंसेप्ट है ना। दैट मीन्स यहाँ में क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सब सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। इसीलिए यहाँ में नो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट, नो फोर्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। दैट मीन्स नो एक्सप्लॉइटेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्री कम्युनिटी। और इसमें ज्यादातर क्या होता है, अगर आपको कुछ चीज एक्सचेंज करना है, क्या सिस्टम होगा, बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम जो बेस्ड ऑन द नीड, बेस्ड ऑन नीड, नॉट प्रॉफिट। जो बार्टर सिस्टम है वो बेस्ड ऑन द नीड होता है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं होता है, होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर जो ना बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट होता है, जो जरूरी है वो करो, नॉट ऑन द स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ लेबर जो बेस्ड ऑन नीड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिकनिक आप लोग जाएगा, है ना। जब आप लोग पिकनिक जाता है, पिकनिक में बिना बोले हम लोग क्या करता है, ऐसे नहीं कि तुम लकड़ी उठाओ मीन्स तुम लकड़ी वाला है। हम लोग जो जरूरी है, एक लकड़ी उठाएगा, एक चाय बनाएगा, एक मीट काटेगा, डिवाइड करता है बेस्ड ऑन द नेसेसरी, जिसको हमको लगता है शायद ये वो कर सकेगा, उस हिसाब से हम लोग देते हैं। कोई सलाद काटता है ना, और कोई गाना गाते रहेगा, है ना। और कोई जो वाइन वाइन टेस्ट करते रहेगा, मतलब डिफरेंट सेक्शंस। सो डिवीजन बेस्ड ऑन द नीड होगा। सो दैट मीन्स ये क्या है, एक क्लास लेस सोसाइटी है। ये कैरेक्टर था अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स ऑफ द प्रिमिटिव कम्युनिज्म। समझ गया। तो प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म है उसको कार्ल मैक्स इस तरह से कैटेगराइज किया है। एंड देन कम्स योर एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन,
ये वाला, सेकंड वाला। एंशियन, ठीक है। देन कम्स योर एंशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एंशियन क्यों आता है? सो अकॉर्डिंग टू मैक्स ही सेड, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा, ऑब्वियसली दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा तो सबको खाना है ना? सबको खाना है, सबको सेटल होना है। यानी कि जब डिमांड फॉर द थिंग, दैट मीन्स लैंड एंड फूड, जब लैंड एंड फूड वन ऑफ द टू बेसिक नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल, जब इसका क्राइसिस होगा तब एंशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्योंकि ये दोनों चीज के लिए क्या होगा, आदमी जो गैदर करने लग जाएगा, है ना? और जब आदमी गैदर करने लग जाएगा, वो लोग एक दूसरा से वार स्टार्ट करेंगे। समझ गया? और वार स्टार्ट करने के बाद जो दूसरा को कैप्चर कर सकेगा, वो जो खुद को लॉर्ड बोलेगा, और जो कैप्चर्ड हो जाता है वो खुद को स्लेव बोलेगा। उसी से फर्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट होता है। समझ गया? सो एंशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ही सेड विथ इंक्रीज पॉपुलेशन, है ना? पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज नीड फॉर लैंड एंड फूड, है ना? इंक्रीज नीड फॉर लैंड एंड फूड बढ़ जाएगा, ठीक है। सो उसके वजह से क्या करेगा पीपल, सबसे पहले क्या करेगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ द टूल करेगा, करेगा कि नहीं? है ना? दैट मीन्स पीपल जो क्या करता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन विल कम इन टू प्ले, विल कम इन टू प्ले, है ना? कैसे प्ले में आ जाएगा? इसमें पहले क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ द टूल हो जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ टूल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका सब्जुगेशन, सब ऑर्डिनेशन ऑफ द मैन हो जाएगा। सब्जुगेशन ऑफ पीपल होगा कि नहीं? है ना? उसके बाद क्या होता है? वार बिटवीन द ट्राइब्स, वार बिटवीन ट्राइब्स जो जिंदा हो जाएगा, लड़ाई स्टार्ट होता है। लड़ाई क्या के लिए करता है आदमी हमेशा? मान के चलो यहाँ फ्लड आ गया, ऐसे मान के चलो, भगवान करे ना आए, सपोज यहाँ में फ्लड आ गया, ठीक है। तो हम लोग सब एक जगह में एक कैंप में रह गया, ठीक है। तो वहाँ में फूड जो दिन में एक बार सिर्फ आता है, मान के चलो वहाँ में फूड दिन में एक बार आता है, मेडिसिन भी दिन में एक बार आता है। जो ज़्यादा लड़ सके और जो ले सकता है उसको मिलता है फूड और मेडिसिन, ठीक है। तो उसमें क्या तुम टीचर, क्या हम स्टूडेंट, है ना? सर्वाइवल के लिए लड़ेगा नहीं, जो तेलेगा तेल के फूड लेने के लिए कोशिश करेगा। दैट इज ह्यूमन बेसिक इंस्टिंक्ट। समझ में आया? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया था ऑन ए मदर। वी बिलीव कि मदर जो एवरी जो तकलीफ होता है बच्चा को वो सह सकता है, टू सम एक्सटेंट वो सह सकता है। मदर जो घंटा 2 घंटा बच्चा को, जब वो बीमार होता है वो पीठ में लेके बुक के बेच सकता है मेडिकल में, है ना? सो उसको बोलता है मदर का एक इंड्योरेंस टॉलरेंस होता है। लेकिन जब वही माँ और बेटा को आप नदी में फेंक दो, समझ गया? ये सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। नदी में जब तुम उसको फेंक दो ना, यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम मदर खुद अपना बच्चा को नीचे दबा के ऊपर आएगा सांस लेने के लिए। दैट इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। इसको आप कोई भी डिनाई नहीं करे, कोई भी नहीं बोले हम लोग सब बाहुबली का तोरी ना ग्रैंड मदर है। नो नो नो, वी आर नॉट दैट वन। ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर है सर्वाइवल करना, ठीक है। तो यही सर्वाइवल के लिए आपका एंशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। समझ में आया है? ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है? वार बिटवीन ट्राइब्स होता है, और उसके बाद जो जीतता है ना, वन हु वोन, ठीक है, दे विल बी कॉल्ड व्हाट? मास्टर, ठीक है। और ज्यादातर कौन जीतेगा? कौन जीतता है वार में?
जिसके पास स्ट्रेटजी है, जिसके पास टूल्स है, वो जीतता है, जिसके पास आइडिया है। अदरवाइज स्ट्रेंथ में अगर आप हिस्ट्री को देखें, ट्राइबल रेजिस्टेंस में ट्राइबल वेर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, दे बिलीव, ब्रिटिश भी खुद मानता है, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 20 फीट बुल्डर्स को वो लोग उठा के लेके आ सकता था। सोचो हाउ स्ट्रॉन्ग दे वेर। ट्राइबल वेर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे डिडंट हैव स्पेशलाइज्ड टूल्स टू फाइट द ब्रिटिश। दैट्स वाई हम लोग का एंग्लो आबर वार जो हरा है। समझ गया? इवन ब्रिटिश मानता था कि ये आबर लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लोग को हम लोग लड़ने नहीं सके, लेकिन ब्रिटिश लोग के पास गन पाउडर था, बंदूक था। तुम दाव लेके दूर से चिल्लाओ, बंदूक से इधर से मारो, मर गया, खत्म। समझ में आया है? तो जो स्पेशलाइज टूल जिसके पास है, जिसके पास टेक्टिक्स है, वाइस माइंड, वो दूसरा को कैप्चर करता है। समझे? तो वन हु वोन, कौन जीतता है? ज्यादातर जिसके पास स्पेशलाइज टूल होता है और जो स्ट्रेटेजिक होता है। जो स्ट्रेटेजिक होता है, जिसके पास स्पेशलाइज टूल होता है, वो जीतता है, होगा। उसके बाद जो हारता है, वन हु लूज, वो क्या होता है? जो हार जाता है क्या बनता है? वो स्लेब बनता है। वो स्लेब बनता है ना? वन हु लूज क्या बन जाता है? स्लेब। और वो डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट फॉर लैंड एंड फूड ऑन मास्टर्स। ठीक है, सो इसमें एक नया कंसेप्ट निकलता है कि ये जो स्लेव्स होता है, दे बिकम प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर। Slaves becomes property of master. क्या जो स्लेव का अंदर आएगा, स्लेव भी बन जाएगा। ठीक है, सो स्लेव जो प्रॉपर्टी ऑफ मास्टर हो जाएगा। नाउ स्लेव जो मास्टर के अंदर में काम करते रहेगा, होगा। और कुछ समय के बाद स्लेव जो क्या हो जाएगा, वो टेक्निक को समझ जाएगा, यानी कि स्पेशलाइज्ड टूल्स को स्लेव भी समझ जाएगा। और जब वो समझ जाएगा और जब उसका एक्सप्लॉयटेशन एक हाई लेवल में होगा, ठीक है, तो ये बोलता है कि फ्यूडल कैसे आता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। सो सपोज व्हेन एक्सप्लॉयटेशन एट पीक, जब एक्सप्लॉयटेशन एक पीक में होगा, एंड जब आपका जो स्लेव्स होता है, स्लेव्स जब टेक्निक को समझ जाएगा, व्हेन स्लेव्स विल अंडरस्टैंड, स्लेव्स टेक्निक को अंडरस्टैंड करेगा, तब क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा। दिस विल लीड टू रिवॉल्यूशन। समझ में आया? जब स्लेव जो डायरेक्ट कभी रिवॉल्व नहीं करता है, जब वो टेक्निक को समझता है और एट द पीक ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, तब जाके आपका स्लेव लोग रिवॉल्व करता है। जी, अंडरस्टूड। यानी कि वो लोग तब रिवॉल्यूशन करता है। तो रिवॉल्यूशन करने से ना, ये जो मास्टर है, दे आर ऑल्सो वेरी कन्निंग। वो लोग क्या करता है, स्लेव को रिवॉल्यूशन देता है, वो लोग फ्रीडम देता है, लेकिन फ्रीडम ओनली फ्रॉम द सोशल बाउंड। समझ में आए? फ्रीडम ओनली फ्रॉम द सोशल बाउंड देता है, इकोनॉमिक बाउंड से नहीं। अंडरस्टूड? तब योर मास्टर्स, मास्टर्स व्हाट दे विल डू, मास्टर्स विल प्रोवाइड freedom them from social bounds, bonds, not economy. इसका एग्जाम्पल आपको हम इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में देगा, आप लोग समझ। रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857?
रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसे रिवोल्ट था जहाँ में रिलीजन, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, मिलिट्री, दीज वेर सम ऑफ द मेजर कॉजेस जिसके वजह से ये रिवोल्ट हुआ है, एंड इकोनॉमी. सो ब्रिटिश अंडरस्टूड एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमी एंड मिलिट्री, इकोनॉमी और मिलिट्री को वो चेंज नहीं किया, बल्कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आपका क्वींस डिक्लेरेशन हुआ है 1858 में. और क्वींस डिक्लेरेशन क्या है, आपका जो जनरल गवर्नर को चेंज करके वाइसरॉय बनाता है, वो सीधा क्वीन को रिपोर्ट करता है. और दूसरा चेंजेस क्या है, मिलिट्री और आपका जो इकोनॉमी है उसको चेंज नहीं करता है, लेकिन वो रिलीजियस सोशल जो बिलीफ है उसको चेंज कर देता है. मतलब वो दोबारा आपका जो सोशल अफेयर्स में इंटरफेयर करना छोड़ देता है. एंड वी आर हैप्पी विद दैट. समझ गया, क्योंकि उससे पहले आपका हिस्ट्री को रीराइट करते हुए राजा राम मोहन रॉय, सावित्री फुले, वो लोग बहुत कुछ चेंज किया. जैसे आपका सती का एबुलेशन, है ना, चाइल्ड रीमैरिज एक्ट को फिर से डालना, वुमेन एडुकेशन को डालना. तो ये चीज सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजियस का बिलीफ का अगेंस्ट था, है ना. पर्दा सिस्टम को हटाना, समझ गया, वो मुस्लिम लोग का बिलीफ के अगेंस्ट था. सो दे डिडंट एग्री दिट. उसके अलावा वुमेन का रीमैरिज जो हिंदू नहीं मानता है, एबुलेशन ऑफ द सती जो हिंदू सोचता है कि वो बहुत पायस चीज है, आप समझ रहे हैं. तो इसीलिए उसके बाद दोबारा रिफॉर्मेशन का चांस लिया ही नहीं ब्रिटिश. दैट मीन्स वो सोशली आपको छोड़ दिया है, लेकिन इकोनॉमिकली आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट दोस मास्टर्स डिड. वो लोग सोशली आपको छोड़ दिया, रिवॉल्ट जब किया सोशली दोबारा इंटरफेयर नहीं किया है, लेकिन व्हाट दे डिड आपको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते गया है. समझ में आया है? उसके बाद वो लोग क्या किया है, ठीक है सोशली अभी से आप हम लोग का स्लेव नहीं है, यू आर फ्री. आप अपना घर जाके क्या करता है इट्स अप टू यू, आप जा सकते हैं. वो छोड़ दिया, जितना स्लेव था उसको पूरा निकाल दिया. उसके बाद वो लोग क्या करता है, वो स्लेव लोग को तो खाना है ना, खुद से वो लोग का पास कुछ है ही नहीं. तो खाने के लिए वो लोग क्या करता है, वही मास्टर के पास दोबारा जाता है, उसका मट्टी को रेंट में लेता है, और साल में वो मट्टी में जो भी कल्टीवेट करता है उसका जो रेंट का बारह, उसको वो फिर से मालिक को देता है. दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लॉज बिगिन. समझ गया, तो फ्यूडल लॉज इस तरह से आता है. समझा है. सो इसके बाद रिवोल्ट यानी कि इकोनॉमिकली नहीं किया है. तो इकोनॉमिकली नहीं करने से क्या हो जाता है इसमें, फॉर सर्वाइवल, ठीक है, फॉर सर्वाइवल, लैंड फॉर रेंट, है ना, रेंट फॉर रेंट स्टार्ट होता है. और ये स्टार्ट होने से क्या हो जाता है, आपका मास्टर लोग क्या बन जाता है, मास्टर लोग फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाता है. एंड सर्फ लोग क्या बन जाता है, सॉरी स्लेव्स क्या बन जाता है, दे बिकम सर्फ्स. दैट्स इट. इसमें भी एक्सप्लॉइटिव नेचर बदलता ही नहीं. ठीक है. वो देरी जा रहा है क्या, हम ये हफ्ता तो खत्म होना है मैक्स. मैक्स ही सबसे लंबा है फिलोसोफर्स में, उसके बाद बाकी का इतना नहीं है. इसमें खत्म हो. हाँ सर्फ्स, SERFS. दोबारा स्लेव वर्ड यूज नहीं करता. वर्कर्स जैसे ना, वी डोंट यूज स्लेव वर्ड दिस टाइम ना, स्लेव वर्ड को हम लोग नहीं मानता है. देन कम्स योर फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फ्यूडलिज्म कब स्टार्ट होता है, व्हेन लैंड इज कन्वर्टेड फॉर रेंट. सिंपल. और जब आपका मास्टर बन जाता है लॉर्ड्स, और आपका जब स्लेव्स बन जाता है सर्व्स. सिंपल. फिर भी इसमें आपको कोर क्या दिखाई देता है, इसका नेचर क्या होता है, नेचर स्टिल एक्सप्लॉइटिव होता है ना. तब भी इसका नेचर एक्सप्लॉइटिव होता है, सिर्फ ये है कि उसका सोशल अफेयर्स में नहीं डालता है. और इसमें दो क्लासेस निकल जाता है.
दो क्लासेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बिगिंस। एक होता है फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरा होता है वर्किंग क्लास, दैट इज योर सर्व्स। ना? डन। उसके बाद इसमें कैसे होता है? इसमें फिर क्या होता है? इंक्रीज लाइफस्टाइल, इंक्रीज लाइफस्टाइल, इंक्रीज लाइफस्टाइल एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग का जो रेंट होता है ना, रेंट ऑन लैंड, रेंट ऑन लैंड जो इंक्रीज होगा, और यही इंक्रीज के वजह से क्या होगा? आपका फिर से सर्फ लुक का ऊपर में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा। एक्सप्लोरेशन इतना स्टार्ट होगा कि वो एकदम पीक में चला जाएगा। ओके, एक्सप्लोरेशन एकदम स्टार्ट होगा एंड इट विल रीच ए पीक। तो उस समय में रिमेंबर क्या होता है? एक चेंज निकलता है। ये जो लॉस लुक होता है, ये लोग को जो प्रॉफिट मिलता है, वो लोग मालूम है, ये प्रॉफिट को वो लोग क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, कंपनी बनाता है वो लोग। समझ में आए? दे अंडरस्टैंड कि ये सर्फ लोग पहले वर्कर्स स्लेव्स लोग के जैसे, दे विल ऑल्सो रिवॉल्ट। जब हम लोग का डिमांड, हम लोग का प्रोडक्शन के लिए डिमांड हम लोग का बढ़ जाएगा और अपना बेटरमेंट के लिए हम वो लोग को ज़्यादा फोर्स करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी रिवॉल्व करेगा। इसीलिए ये लॉर्ड्स लोग क्या करता है? लॉर्ड्स लोग अपना जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को वो लोग इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट क्या में करता है? इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, ये सब स्टैब्लिश करने के लिए, है ना? तो जब ये आपका ये जो सर्व्स होता है, ये लोग बाद में रिवॉल्व करके क्या करता है? हम लोग छोड़ देगा आपका काम को। तो छोड़ के ये लोग बाद में फिर कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में लेबर बनने जाते हैं फिर। समझ गया? सो वो वही बोलता है कि ये जो मनी है ना, यही मतलब एक्सप्लॉइटिव नेचर जो कभी गायब नहीं होगा। समझ गया? यानी कि बाद में ये लोग रिवॉल्व करेगा सर्फ लोग, ठीक है? सर्फ लोग रिवॉल्व करेगा और उसके बाद वो लोग फिर कंपनी को जॉइन करने जाएगा। कंपनी को जॉइन करने जाएगा एस वर्कर, वेजेस वर्कर। और तब जाके कैपिटलिस्ट, यानी कि आपका जो लॉर्ड्स है वो लोग फिर कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड्स लोग क्या हो जाता है? लॉर्ड्स लोग फिर फ्यूडल लॉर्ड्स लोग, ये लोग कैपिटलिस्ट हो जाता है। होगा। सो मैथ्स का जो सिलेबस में जो है वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट को डिटेल से पूछा गया है आपके सिलेबस में, फिर हम सिलेबस छोड़ दिए। किसी के पास राइटिंग में है के साथ? फोन में तो मेरा भी है। ठीक है? सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेसिकली कैपिटलिस्ट को पूछ रहा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट को सबसे डिटेल से कार्ल मैक्स पढ़ा है। ठीक है? तो इसीलिए सब ऑफ ऑल द मोड ऑफ प्रोडक्शन हम कैपिटलिस्ट को डिटेल से पढ़ेगा, वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, और कैपिटलिस्ट का इम्पैक्ट इंडिया में क्या है, उसका क्या प्रिवेलेंस है। समझ गया? इंडिया का पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा, क्योंकि आजकल का क्वेश्चन इंडिया को देख के पूछा जाता है। कैपिटलिस्ट, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट नेशन नाउ। वो लोग का डेफिनेशन चेंज किया पहले, लेकिन डेफिनेशन चेंज नहीं किया है, लेकिन काम ऐसा करता है। लेकिन व्हेन दे गिव स्पीच दे से इंडिया इज ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर नेशन। ये हम लोग का प्रियम्बल में भी है। ठीक है? समझ गया? सो नाउ लेट्स सी कैपिटलिज्म को। Okay? अच्छा। जो बड़ा बड़ा आदमी बिजनेसमैन है ना, उसका एग्जाम्पल को आप नेगेटिव वे में आप कभी नहीं लिख सकेगा, मालूम है ना? कभी नहीं लिखेगा। ठीक है? ऑनलाइन वाला स्टूडेंट लोग को भी हम बोल रहे हैं, जनरली कभी आप नहीं लिखना है।
ओके, सो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? हाँ, प्राइवेटाइजेशन। मतलब कैपिटलिज्म का दूसरा मतलब है प्राइवेटाइजेशन, है ना? वो तो आप लोग मालूम है। सो कैपिटलिज्म ये एक मोड है, मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर। कैपिटलिस्ट इज ए मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, यानी कि ये एक ऐसे पावर है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइटिव नेचर के साथ जुड़ता है, एक्सप्लॉइटेशन नेचर। एक्सप्लॉइटिव बोलने से कैपिटलिस्ट लोग ये होता है कि वो लोग को सिर्फ प्रॉफिट जरूरी होता है। ठीक है, मतलब कैपिटलिस्ट में ज्यादातर ये लोग प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम। ये मतलब आपका वेलफेयर को कभी नहीं देखेगा, वो लोग सिर्फ देखता है कि कितना प्रॉफिट मिला है। ओके, समझिए, दे ओनली सी कि आपका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट, नॉट आपका, उसका प्रॉफिट कितना है, सिर्फ उसको देखता है। होगा। दूसरा, ये एक ऐसे सिस्टम है जहां में जो लार्ज पार्ट ऑफ द कमोडिटीज का ओनर जो बहुत कम आदमी होता है। समझ गया? यहाँ में जो एसेट्स होता है, कमोडिटीज, ठीक है, यहाँ में जो कमोडिटीज होता है, कमोडिटीज में इसका जो होल्डर होता है, वो होल्डर लोग बहुत फ्यू पीपल होता है। ठीक है, और कमोडिटीज के लिए जो वर्क करता है, यानी कि जो वर्कर्स होता है, ये वर्कर्स लोग बहुत लार्ज पीपल होता है। और ज्यादातर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ये लोग पकड़ता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मिनिमम प्रॉफिट नहीं, मिनिमम वेज लिखेगा हम लोग। मिनिमम वेजेस आपका ये पीपल, लार्ज पीपल लोग पकड़ते हैं, कभी मिनिमम प्रॉफिट नहीं लिखेगा। समझ गया तेची? होगा। दूसरा, इससे एक क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, ये इसको याद रखो, ये आजकल का एग्जाम में आता, पूछा जाता है। इकोनॉमिक लॉ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इकोनॉमिक लॉ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स आपको नेचर ऑफ द कैपिटलिज्म के बारे में लिखना होगा। बाकी सोसाइटी को मेंशन नहीं करेगा, आप सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मेंशन नहीं करेगा कभी भी। वेन एवर द क्वेश्चन इज अबाउट इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन, इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन, इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बोलने से आप कैपिटलिज्म को ही शो करेगा, क्योंकि मैक्स उसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ कैपिटलिज्म में होता क्या है, यहाँ में ह्यूमन जो एनर्जी होता है, ह्यूमन का जो एनर्जी है, उसको हम क्या बनाता है, मेटीरियलिस्टिक गुड बनाता है। ह्यूमन का एनर्जी को, ये उसका कंसेप्ट है। और ह्यूमन का लेबर को हम क्या बनाता है, ह्यूमन का लेबर को हम मेटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। कंप्लीट ह्यूमन का एक्सप्लॉइट, उसका एनर्जी और उसका जो लेबर है, उसको कंप्लीटली हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और कैपिटलिज्म राइज कैसे होता है, वो 4 क्वेश्चन से राइज होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मेटेरियल, ह्यूमन बीइंग का एनर्जी, उसको हम मेटेरियलिस्टिक गुड, उसका एनर्जी से हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और उसका लेबर से हम लोग क्या करता है, ऑब्जेक्ट बना सकता है ना? वो काम करके सामान को बनाएगा, और उसमें उसका एनर्जी से हम लोग को गुड्स भी निकलेगा, यानी कि हम लोग कुछ सामान को वैल्यूएबल एक्सचेंज, और कुछ को हम लोग सर्वाइवल एक्सचेंज में हम लोग रख सकते हैं। मतलब सब कुछ ह्यूमन का यूज कर सकते हैं हम, ह्यूमन को कम्प्लीटली। ठीक है, और दूसरा, राइस ऑफ द कैपिटलिज्म। राइस ऑफ द कैपिटलिज्म ऐसे राइस नहीं होता है। कैपिटलिज्म बेसिकली कुछ कुछ कंसेप्ट से राइस होता है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, what to produce, how much to produce,
ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्राइस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटलिस्ट लोग क्या करता है अपना मतलब कैपिटलिस्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो लोग देखता है कि क्या प्रोड्यूस करना है ना, मार्केट में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ को आदमी ज़्यादा लेता है और उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ह्यूमन को यूज़ कर सकता है, उसका लेबर और उसका एनर्जी को यूज़ करके हम अपने लिए गुड्स बना सकते हैं। उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, छोटा पॉपुलेशन के लिए, मिडिल एज के लिए, ना ओल्ड एज पीपल के लिए। ठीक है, उसके बाद राइस ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, प्राइस को हम कैसे स्लोली स्लोली राइस करेगा। जब कोई ये तरीका से जाता है तो वो कैपिटलिस्ट का कैरेक्टर को शो करता है और कैपिटलिस्ट ऐसे करने से वो एक्सप्लॉइटिव नेचर को शो करता है। ठीक है, एक्सप्लॉइटिव सिस्टम होता है, इसी को हम एक्सप्लॉइटिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस, क्योंकि जब तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो एक्सप्लॉइट का स्टेजेस कैसे होगा, आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसका स्टेजेस में सबसे पहला इनिशियल स्टेज, स्टेज वन, है ना, जब हम कैपिटलिस्ट पढ़ रहे हैं तो उसका स्टेज भी जानना है। तो लॉन्ग, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लॉन्ग वर्क आवर। ये लॉन्ग वर्क आवर के साथ आपको क्या देगा, आपको बहुत बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, आपको बेनिफिट्स और कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट्स, कंफर्ट, ऐसा बेनिफिट और कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगा कि आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आप कभी भी नहीं सोचेगा हमको यहाँ से निकलना है। समझ गया, प्राइवेटाइजेशन ऐसे ही होता है। प्राइवेट कंपनी में जब आदमी काम करता है, वहाँ में आपको बहुत प्रोविजंस देता है, जैसे कि आपको आपका छुट्टी प्रोवाइड किया जाएगा मंथ में 1 या 2, है ना? उसके बाद आपको फूड वूड दिया जाएगा, आपको बैठने का जगह दिया जाएगा, आपका एवरी प्रोविजन देगा, प्रोवाइडेड आप सुबह से लेके शाम तक काम करो। समझ गया? तो आपको लगता है कि सब कुछ प्रोविजन है, सब कुछ वो लोग बेयर कर रहे हैं, तो हम काम करने में क्या है? तो आप अपना लेबर और अपना एनर्जी उधर डाल देगा और कब आपका समय चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलता। समझ में आया? समझ गया? ये आई होप आप लोग समझा है। उसके बाद लॉन्ग वर्क आवर से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको क्या करता है, बेनिफिट्स और कंफर्ट देता है, इसलिए आप खुद को वहाँ में एडजस्ट कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आप खुद को एकोमोडेट कर देता है, आप खुद को वो जगह में एकोमोडेट, आप उससे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होता है, सेकेंड स्टेज वो है जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में वो क्या करेगा, आपको लॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होगा, है ना? हर चीज़ में आपको काम में लगाएगा लॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद इससे जो प्रॉफ़िट निकलता है, वो प्रॉफ़िट से वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज करेगा। टेक्नोलॉजी चेंज करेगा वो। टेक्नोलॉजी चेंज मतलब वो नया मशीन लेके आएगा। समझ रहा है? तो नया मशीन जब आएगा, वो मशीन को परचेज़ करने के लिए उसको लॉसेस पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा? तो वो लॉसेस को मेकअप करने के लिए वो क्या करेगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। समझ गया? आपको नौकरी से निकाल देगा, लेकिन सपोज़ वो मशीन को चलाने का कैपेबिलिटी है आप में, ओनली देन आपको रखेगा, अदरवाइज़ वो आपको जॉब से निकाल देगा। दैट मीन्स पढ़ा-लिखा होके भी अनएम्प्लॉयड रह जाना। तो रिसेंटली ये एथिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है? रिसेंटली बहुत सा कंपनी, जैसे आपका विप्रो कंपनी हो गया, है ना? उसके बाद अदर कंपनीज़ जैसे कि टाटा इंडस्ट्रीज़ लोग हो गया, ये लोग थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल को रिसेस का तौर पे निकाल दिया गया था। तो पढ़ा होगा, है ना? और यूएस, यूके, कनाडा उसमें भी क्या हुआ है, बहुत सा लेबर कंपनी वाला वर्किंग पीपल लोग को 6 मंथ का नोटिस दिए बिना, वो लोग का 6 मंथ का एडवांस सैलरी दिया और डायरेक्ट निकाल दिया। बहुत लोग को ऐसे किया है, ठीक है? कोरोना से पहले, कोरोना के बाद बहुत लोग को ऐसा हुआ है और बहुत लोग नौकरी छोड़ दिया और किसी-किसी को तो अभी तक जॉबलेस है। समझ में आया है? यानी कि वो लोग क्या करता है, वही प्रॉफिट को लेके टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करता है
और बाद में सिर्फ कम आदमी रखता है जो वो मशीन को चला सके, और जो चला नहीं सकता उसको निकाल देते हैं, बस प्लस दैट। तो वो जो निकल गया वो क्या करता है, वो फ्रीलांसिंग का काम करने स्टार्ट हो जाता है, इधर 1 घंटा उधर 1 घंटा, इधर 500 600 ऐसे टाइप का काम कर देता है। समझ में आया? सो सेकंड स्टेज बहुत रिस्की होता है। सेकंड स्टेज में लॉन्ग एक्सप्लोइटेशन से जो प्रॉफिट आता है उससे टेक्नोलॉजिकल चेंज लाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या होता है, आपका न्यू मशीन आता है, और न्यू मशीन क्या हो जाता है, ये रिप्लेस करता है किसको, ह्यूमन को। ह्यूमन को रिप्लेस करता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, इंक्रीज स्किल एंड अनस्किल्ड, स्किल और अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर में है इंडिया में? इंडिया का हाईएस्ट सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर कभी भूखा नहीं मिलेगा, मरेगा। जो हल चला सकता है, दे विल नेवर डाई फ्रॉम हंगर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इतना स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किया था प्लानिंग कमीशन में ना, उसी के चलते वो लोग को इंजीनियर्स जरूरी था वर्किंग क्लास के लिए। तो इंजीनियर्स के लिए वो लोग क्या किया है, इंजीनियर का स्टडी सब अपना बच्चा को इंजीनियर पढ़ने भेज दिया। लेकिन बाद में मशीन आ गया और वो काम करने लग गया, इसीलिए सबसे हाईएस्ट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो इंजीनियर्स है, ये एवरी सेक्टर में आपको दिखाई देगा, इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक, प्लीज टू, पहला इंजीनियर फिर पॉलिटेक्निक, और अभी बहुत जल्दी डॉक्टर लोग भी आने लगा। क्या? केरला में तो डॉक्टर एसोसिएशन भी है, जहाँ में वो डॉक्टर लोग जॉब नहीं मिलके एसोसिएशन फॉर्म करके रखा है। देरी से हम किसी से ऐसे सुना है, कितना तक ट्रू है आई डोंट नो, बट हम किसी से सुना है कि वहाँ अभी एसोसिएशन फॉर्म हो गया, वहाँ है ही नहीं जगह डॉक्टर का काम करने के लिए। बच गया, इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करता है, स्पेशल का सुपर स्पेशल पढ़ रहे हो। तो बहुत जल्दी हम लोग का यहाँ भी होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ में बाकी का पता नहीं, लेकिन इंजीनियर एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, तुम्हें अरुणाचल में है। ये ऐसे नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज, हम बोल रहा है एक्सप्लॉइटिव नेचर, कि जब मशीन रिप्लेस करता है ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, स्किल। हाँ, अभी देखो एआई आ गया। पहले क्या होता था, एक आदमी रहता था जो डाटा वाटा बनाता था, है ना, 5 6 आदमी लोग डाटा बनाता, अभी एक ही आदमी को रख रहे हैं। वो आदमी जो क्या करता है, चैट जीपीटी जेमिनाई सब कुछ है, वहां से डायरेक्ट डाटा प्रिंट करता है। मतलब जो डाटा उसको मिलता है उससे वो इजीली प्रिंट करता है, बट अरुणाचल प्रदेश का प्रिंट नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा आपको, कि अरुणाचल का बुक नहीं, फ्यू बुक्स, इसलिए वो लोग ढूंढता है, हर न्यूज़ क्लिप्स को वो लोग ढूंढ के उससे आंसर बनाता है। अदर देन दैट रेस्ट इंडिया का बहुत सा पार्ट्स उसमें सब कुछ दिया गया है, उस चैट जीपीटी या तो आपका जेमिनी है। और अभी हम सुना है कि चैट जीपीटी जो रेस्ट्रिक्शन भी डालता है ना। अब ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करने से वो रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर पुट करता है और आपको परचेस करने के लिए बोलता है कि नहीं। देखो सब कुछ फिर मोनोपोलाइज हो गया, ऐसे ही क्या, ऐसे ही क्या। हाँ, यूज़ करके देखो, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत इजी है ना, और बहुत मतलब टू द पॉइंट दिया जाता है। समझ में आ गया? सो कैपिटलिज्म ऐसे होता है, तो देखो जैसे कि अभी वो आपका आंसर को ढूंढ के रख देता है ना। तो जब वो आपका आंसर को ढूंढ के रख देता है तो आपको दूसरा आदमी जरूरी नहीं है, दैट मीन्स कोई और अनएम्प्लॉयड रह रहा है, मशीन उसका काम को ले लिया। सो दैट इज द सेकेंड स्टेज एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्क स्टेज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कैपिटलिज्म। होगा। इसी वजह से बेस्ड ऑन द कैपिटलिज्म 3 काइंड्स ऑफ लेबर्स निकला है, एंड मैक्स बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ लेबरर को वो डिस्टिंग्विश कर पाए। 3 kinds of laborers. Okay. First is your floating laborers.
फर्स्ट इज योर फ्लोटिंग लेबरर्स। फ्लोटिंग लेबरर्स लोग ज़्यादातर ऐसे लेबर्स है जो एवरी डे इंडस्ट्री कंपनी लोग का आजू बाजू रहता है। ठीक है, आजू बाजू वो कंपनी लोग का आजू बाजू में रहेगा। और ज़्यादातर कंपनी का जो काम है उसको वो लोग को आइडिया होता है, इसलिए कंपनी का परमानेंट वर्कर्स तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस में कंपनी का आजू बाजू रहेगा और कंपनी जब भी जरूरी होगा वो लोग को बुलाएगा, वो लोग काम करेगा, लेकिन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस ओनली। वो लोग कभी भी परमानेंट है, जैसे काम खत्म करेगा देल गो, है ना। जैसे सुबह सुबह ये नाहरलगन का जी एक्सटेंशन देखा है कभी? विल फाइंड फ्लोटिंग लेबरर्स। दोस्त लेबरर्स आर दरवाजा बनाने वाला, सीमेंट बाथरूम बनाने वाला, घर का छत ढलाई कर सकने वाला। समझ में आया? एवरीडे वो लोग यहाँ रहता है और यहाँ में जिसको घर का काम करना है वो लोग यहाँ आके लेबर को पूछता है, मेरा घर का काम महीना का है। वो बोलता है महीना में इतना इतना आपका काम को कर देगा, उस हिसाब से वो लोग वेजेस को फिक्स करते हैं। और वो लोग 2-3 महीना तक जो मालिक लेके जाता है उसके अंदर में काम करते हैं। समझ में आया? दोस आर फ्लोटिंग लेबरर्स। डेली वेजेस नहीं बोल सकता है। वो लोग इन एंड अराउंड द वर्किंग इंडस्ट्री के आसपास में रहता है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में काम करता है। ठीक है, सो इन एंड अराउंड इंडस्ट्री, industry is working on contractual base। दूसरा टाइप का वर्कर है लैटेंट वर्कर्स, लैटेंट लेबरर्स। हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं क्या? हम एक्चुअली आज कैपिटलिज्म खत्म करेगा, हम उसका क्रिटिक्स बताएगा सोच रहे हैं। समय तो मार्च तक खत्म करने से ठीक होगा ना पूरा। तो जी फरवरी तक पेपर वन खत्म होगा। पेपर वन तो सोशोलॉजी थिंकर्स खत्म हो जाने के बाद तो ज़्यादा नहीं है, तब बाकी तो बहुत आसान है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है। और पीछे का जो इंडिया का है वो थोड़ा लंबा तो है लेकिन बहुत आसान है। ये सती सिस्टम लिखो बोलने से आप नहीं लिख सकेंगे। लैटेंट लेबरर्स, आपको ना ऐसे लेबरर भी मिलेगा। लैटेंट लेबरर्स बात मतलब वो क्या है, हम इसमें एक फ्रेजेस यूज करेगा। जैकब ऑल्ट्रेट, उसको हर काम आता है। अगर आप बोलेगा मेरा घर का लाइट खराब है, वो लाइट बना सकेगा, है ना। दरवाजा खराब है, उसको वो बना सकेगा। फ्लोर का ये अच्छा नहीं है तो उसको फ्लोर का बना सकेगा। डेस्क बेंच बना हुआ है, तो उसको बना सकेगा। मतलब हाँ, हैंडीमैन आप बोल सकते हैं। मतलब खुद को हर काम में वो एक्सपर्ट रखा है ताकि वो डेली वेजेस अर्न कर सके। ठीक है, तो उसी को हम बोलता है लेटेंट लेबरर्स। और ये बोलता है कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ही आदमी को हर एक आर्ट को सीखने देता है। ठीक है? जैसे हम लोग भी तो लेटेंट लेटेंट वर्कर्स ही हो गया अभी, अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि आवर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, हम लोग साइंस में पढ़ा है ना, लेकिन सिविल सर्विस के चलते हम लोग सोशोलॉजी पढ़ा है, बाकी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ा है। और उसी के चलते जब एपी एसएसबी को पढ़ाने का बात आता है, वी कैन टीच एवरीवन। बच्चा लोग को हर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। मतलब शिफ्ट होते जाता है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इसी में कभी कंप्लीट मास्टर नहीं, क्योंकि कंप्लीट डिग्री नहीं है हम लोग के पास। दैट इज द कंसेप्ट। तो लेबरर लोग भी आजकल सब ऐसे हो गए, सब वर्किंग क्लास ऐसा हो गया। ये भी सकेगा, वो भी सकेगा। लैपटॉप का बेसिक आइडिया उसको भी सीखेगा, नेसेसरी ना पीपीटी बनाने के लिए। तो ये कंसेप्ट सब में आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका स्टैटिक, स्टैटिक लेबरर्स। कौन? 556 पीपीटी जो, हाँ एक ही चैप्टर का है क्या शायद। ये पीपीटी है ना, पीपीटी में थोड़ा डिवाइड किया है ना, बड़ा बड़ा से बना के रखा है। तो आपका जो नोट्स होगा वो पीपीटी नहीं होगा, उसको वर्ड फाइल में अच्छे से प्रिंट करके, वो बहुत कम है। पूरा को मिला के आई थिंक 300 भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो पीपीटी को देख के आप मत डरो। पीपीटी में तो बड़ा बड़ा पिक्चर लगा के बता तो इसीलिए वो 556 पीपीटी। पीपीटी खत्म होके जब सिलेबस खत्म होगा, आप लोग को नोट्स को
और वो नोट्स ऐसे नहीं होगा जैसे पीपीटी में इतना बड़ा से है ना, हार्डली 300 भी नहीं होगा शायद। स्टैटिक लेबरर्स, स्टैटिक लेबरर्स मतलब जैसे आप बोला है डेली वेजेस वाला, है ना, जिसका कोई फिक्स नहीं है, डेली वेजेस जो वर्कर है, और जो काम मिलेगा तो करेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, ऐसे वाला, ये डेली वेजेस, डेली वेजर्स, जो मिलने से करेगा, नहीं मिलने से नहीं करेगा, और जिसका कोई कंसर्न वर्किंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, नो, नो कांस्टेंट वर्किंग पैटर्न, नो कांस्टेंट वर्किंग पैटर्न का मतलब, जैसे कि आज आप बोलेगा सीमेंट का काम करेगा, तो वो लोग सीमेंट काम करने जाएगा। कल आप बोलेगा अरे तुम आज भी है, चलो आज हम लोग खेती काटेगा, तो वो खेती काटने भी जाएगा। मतलब, और नेक्स्ट डे आप बोलेगा आज हम लोग खेती नहीं करेगा, तो वो कहीं और चला जाएगा। मतलब उसका कोई फिक्स नहीं, वो डेली वेजेस में काम करता है, शाम तक आप उसको पैसा देना है, उसको घर ले जाना है बस। और वो कोई कॉन्स्टेंट काम नहीं कर, वो कुछ भी काम कर सकता है। समझ में आया है? सो बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटिव नेचर, कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉइटेशन के वजह से इस थ्री टाइप्स ऑफ लेबर निकलता है, बोला अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स। दीज आर फ्लोटिंग, लैटेंट, स्टैटिक लेबर्स। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में वी विल अंडरस्टैंड कि कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में ये कैसे है, अभी तक है कि नहीं, कि उसको हम लोग बेसिकली देखना है, उसी को पूछा जाता है। समझ गया? उसके बाद देन विल सी आपका बाकी सोसाइटी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट और आपका जो कम्युनिस्ट है उसका इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी उसका मतलब हम लोग देखेगा। उसके बाद आपका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, इसके वजह से ये सोसाइटी का क्लासिफिकेशन पड़ रहा है, उसका डीमेरिट क्रिटिक्स को हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेगा, और क्रिटिक्स, उसका जो क्रिटिक्स है उसको एग्जाम में पूछता है, क्योंकि उसका क्रिटिक्स जो इंडिया को लेके होता है, इसीलिए। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेगा, एंड आफ्टर दैट विल स्टडी क्लास स्ट्रगल ना, क्लास स्ट्रगल को हम लोग देखेगा। उसके बाद और क्या है, एलिनेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, है ना, डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिस्टिक को हेगल का पॉइंट से दोबारा हम लोग चेक करेगा। उसके बाद कुछ कुछ क्रिटिक्स को देखेगा, एंड देन दिस इज ओवर। तो हम मान के चलो और 3 क्लास, ठीक है, बच गया होगा। अभी तक एप्स में आ गया? ठीक है, आई होप क्लास को समझ में आया है ना।